हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इलियास एग्रीटेक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट भी कह सकते हैं और वनों के लाभ भी कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम आर्थिक लाभ भी कह सकते हैं, यानी ऐसे लाभ जो हमें हमारी अर्थव्यवस्था की सुधार करने के लिए किए जाते हैं। और इनडायरेक्ट जो लाभ हैं उनको हम परिस्थिति लाभ भी कह सकते हैं, यानी ऐसे लाभ जो हमारे नेचुरल बेस पे हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पर्यावरणीय गतिविधियों को समझने के लिए, पर्यावरण से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ भी कह सकते हैं। तो आज इसी के विषय में आपसे परिचर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट लाभ बेनिफिट्स की, यानी प्रत्यक्ष लाभ की। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो हमारे वृक्ष होते हैं वो ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। हमें जो देखिए, मैं एक बार पुनः आपको ये सारी चीज़ें बता दूं कि भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है, ये हमें कभी नहीं भूलना है। और तकरीबन 70 से 80% जनसंख्या आज भी कृषि कार्य कर रही है और आज भी कृषि पर आश्रित है, निर्भर है, जो हमारे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है, जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा अंश सम्मिलित है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट से। इसका पहला जो पॉइंट है वो है ऊर्जा का ये महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग सभी देखते हैं कि आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, चूल्हा। हम लोग चूल्हे पर रोटियां सेका करते थे, जो कि बड़ी पौष्टिक और बड़ी अच्छी स्वादिष्ट हुआ करती थी। तो और इसके अलावा जब सर्दी का मौसम आता है तो हमें जो सर्दी से बचाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए उससे निकलने वाली ऊर्जा, उसी से हमें ठंड से सर्दी से राहत मिलती है। तो ये ऊर्जा का स्रोत हर एक लेवल पे है, भोजन के रूप में, पशुओं के लिए, हमारे लिए, फल उत्पादन के साथ साथ, और इसके अलावा बेसिक रूप पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक चीज़ में ये ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा इसका उद्देश्य है, दूसरा लाभ है रोजगार के अवसर। जब हम किसी भी कार को या फर्नीचर इंडस्ट्री को ले लीजिए, या कोई भी उद्योग हम जब प्रारंभ करते हैं, तो हमें कई तरीके के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पेड़ काटने से लेकर के उसके उत्पादन तक हर एक मात्रा में हमें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। कहीं किसी को रोजगार मिलता है, कहीं किसी को रोजगार मिलता है। बढ़ई को फर्नीचर बनाने के लिए रोजगार मिलता है, किसान को कृषि कार्य करने के लिए रोजगार मिलता है। अगर कोई वृक्ष काट रहा है तो उसको वृक्ष काटने के लिए रोजगार मिलता है। फर्नीचर इंडस्ट्री में जो कारीगर होते हैं उनको वहाँ रोजगार मिलता है। जो भूसी बनती है, जो चारा भूसा बनता है, वहाँ से भी उनको रोजगार प्राप्त होता है। तो रोजगार के कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं। घर मकान बनाने के लिए जो रोजगार है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री आज के समय में जो बनी है, उत्पादन है, उनसे भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा तीसरा है कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना हो रही है। कुटीर और लघु उद्योग क्या है? कुटीर मतलब
छोटे, कुटीर का मतलब जो होता है वो होता है छोटे लेवल पे, यानी जो हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उद्योग धंधे करते हैं वो आपके कुटीर उद्योग में आ जाता है। इसके अलावा जो बाहरी, जिनको देश स्तर पर, विदेश स्तर पर, विश्व स्तर पर स्थापित किया जाता है, वो लघु उद्योग में आ जाते हैं। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है, अब जो व्यक्तिगत लकड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम चूल्हे पर रोटी सेकते हैं, सब्जी बनाते हैं, या जो भी हमारी दिन प्रतिदिन की क्रिया प्रतिक्रिया है, तो व्यक्तिगत लकड़ी की जो आवश्यकता होती है वो भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा जो हमारे लोकल क्षेत्र में राजस्व है, जो टैक्स है, वो भी हमारे ही माध्यम से चुकाया जाता है, हमारी माध्यम से लिया जाता है। पर्यटन का डेवलपमेंट होता है, पर्यटन का विकास होता है। लोग दूर दूर से वहाँ हमारे देश की, हमारी हर एक जगह की खूबसूरती जो आप बनाते हैं उसको देखने के लिए आते हैं। इसके बाद पशु पक्षियों हेतु चारे की पूर्ति होती है। भाई जानवर भोजन करते हैं और भोजन के रूप में चारा आदि स्वाभाविक सी बात है लेते हैं। जैसा हमारे लिए भोजन होता है ऐसा उनका भी भोजन होता है। तो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए उनके रहने का स्थान, अंडे घोंसले बनाने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्र उनको प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वह नीचे रहने वाले जानवरों से अपने अंडों को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाए। तो इन सब, ये जो आपके हैं, ये आपके प्रत्यक्ष लाभों में यहाँ पर आकलित किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं, पशु पक्षियों हेतु चारे की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं अप्रत्यक्ष लाभ की, यानी इनको हम पारिस्थितिकी लाभ भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी नाम से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है जलवायु पर अनुकूल प्रभाव। जो भी हमारे यहाँ की जलवायु है वहाँ का प्रभाव जो है अनुकूल करने के लिए अपने अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए, जलवायु को परिवर्तित करने के लिए जो है, जैसे कोई वृक्ष है, ग्रीष्म ऋतु में उसका मौसम नहीं है, हमने उसको लगा दिया, वर्षा ऋतु में नहीं है, हमने लगा दिया। तो हम किसी भी मौसम में, किसी भी समय, किसी भी जगह हम जो है उसके प्रभाव के अनुकूल उसको इतना सक्षम बना देते हैं, वृक्ष को इतना सक्षम हमने बना दिया कि वो किसी भी जगह ग्रो कर सकता है। इसके बाद अगला है आपका बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण होता है, भूमि संरक्षण में सहायक होता है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करने में सहायक होता है, वर्षा कराने में सहायक होता है, वन जीवों के लिए आश्रय देने में सहायक होता है, इलाके का सौंदर्यीकरण जो पर्यटन वाला है, जैसा कि ये जो पॉइंट है ये दोनों जगह आपका दिया हुआ है। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में भी हम ले सकते हैं कि इलाके का सौंदर्यीकरण जब आप करेंगे, अपने जगह का सौंदर्यीकरण करेंगे, अपने जगह को जो है सुंदर बनाएंगे, अच्छे से सजाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा इलाका अपने आप जो है सौंदर्यतापूर्ण हो पाएगा। इसके बाद मृदा क्षरण एवं भूस्खलन में कमी हो जाती है। भूस्खलन, ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। मृदा क्षरण, मिट्टी का कटाव, जहाँ पर वृक्ष होते हैं, क्योंकि इनका जो जड़ क्षेत्र है वो अधिक गहराई वाला होता है, अधिक गहराई तक ये मिट्टी में जाते हैं। तो जिस स्तर तक इनका जड़ क्षेत्र जाएगा उस स्तर की मिट्टी को ये अपनी जड़ों के माध्यम से पकड़े हुए रहेंगे। इसके बाद भूस्खलन, पहाड़ी हिल रीजन्स में, पहाड़ी स्थानों पर भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि आजकल आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, उत्तराखंड हुआ, पूर्वांचल का इलाका हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, यहाँ पर भूस्खलन जैसी स्थितियाँ
देखने को मिलती हैं, काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो उसमें हमारे वृक्ष जो है काफ़ी हद तक हमारी मदद करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसके बाद अगला है पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभ भी होते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि गैसों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बना होता है। गैसों के अलावा वर्षा कराने में सक्षम होते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं, हमें शुद्ध वायु देने में सहायक होते हैं, एक प्राकृतिक और स्वच्छ और अच्छा वातावरण बनाने में भी सहायक होते हैं। और अंतिम जो पॉइंट है, एक आधुनिक शोध का स्थल बनता है। यानी जब हम रिसर्च लाइन में आते हैं, किसी भी विषय वस्तु पर शोध करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा जो शोध सब्जेक्ट है, जो विषय है, अगर फॉरेस्ट्री ही हुआ, तो हम जब एक वृक्ष के बारे में शोध नहीं करेंगे तो हम एक से अनेकों के बारे में कैसे शोध कर पाएंगे। जब एक वृक्ष की शोध हमारी निकलेगी तो इससे जाहिर सी बात है हम अनेक वृक्षों की भी शोध कर पाएंगे। तो एक आधुनिक शोध का एक बहुत बड़ा स्थल है भाई। पुराने समय में वैज्ञानिकों ने जो शोध किए, जो प्रयोग किए, वो कैसे किए? ऐसे ही तो किए, पहले एक वृक्ष पर फिर दूसरे वृक्ष पर। भाई व्यक्ति विशेष एक जैसा नहीं होता, किसी का भी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता, ऐसा ही सेम हमारा वृक्ष भी है। तो वृक्ष का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कार्य करने की क्रियाशीलता है, वो एक जैसी नहीं है। कोई वृक्ष की स्थिति कैसी है, किसी वृक्ष की स्थिति कैसी है, सारे वृक्ष जो है अलग अलग सीमित मात्रा में देखने को हमें मिलते हैं। तो उस स्थिति से एक शोध स्थल का भी जो है डेवलप किया जा सकता है। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये भी आशा करता हूँ कि जो विषय वस्तु आपको चाहिए वो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर से वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट ज़रूर दें।